मेन अप्रैल 4 2025 इवनिंग शिफ्ट के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये है क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ आपको दिया जा रहा है, ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट है, आपको दिख रहा है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये इस कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है, इसकी पोजीशन बतानी है क्या विद रिस्पेक्ट टू कॉन्वेक्स मिरर सच दैट इमेजेस ऑफ बोथ द मिरर्स कॉन्साइड। मतलब इन दोनों के इमेजेस कॉन्साइड हो जाए, मतलब जहाँ इमेज ये कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा इस ऑब्जेक्ट का, वहीं पे ये प्लेन मिरर भी इमेज बनाए इस पॉइंट आई पे। तो बताओ इसको कहाँ रखें प्लेन मिरर को। ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल ही है। तो इसमें आप सिंपल देख लीजिए, 30 सेंटीमीटर दूर यदि ऑब्जेक्ट है तो यू हो गया -30, और फोकल लेंथ आपको दिया जा रहा है 30। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का होता है पॉजिटिव, सो इट इज़ पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। सो आप यहाँ से वी निकाल सकते हो। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, हाँ, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो यदि यहाँ से 1/v, यदि मुझे v निकालना है कि इमेज कितने दूर बन रहा है ये, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल मिरर्स में दूसरी साइड ही बनता है बिहाइंड द मिरर, है ना, और छोटे साइज़ का होता है। ठीक है, तो v यहाँ से पॉजिटिव आना चाहिए। लेट अस कैलकुलेट। सो ये बन जाएगा भाई 1/f - 1/u। ठीक है, यहाँ से फिर ये आ जाएगा, यहाँ से 1/, यहाँ से v यदि हम निकालें, यहाँ से v आ जाएगा ये, ऊपर आ गया प्रोडक्ट, और नीचे जिसके साथ माइनस है उसके साथ नहीं लगेगा, u के साथ माइनस है तो f के साथ माइनस लगेगा, तो ये आएगा। पुट द वैल्यूज़, f इज़ 30। ठीक है जी, u इज़ 30, f है आपका 30, u भी 30। यहाँ पुट कर देते हैं इसको। v आ जाएगा आपके पास 30 × 30/30 माइनस की, मतलब u आपने माइनस भरना है तो यहाँ आ जाएगा -30। ठीक है जी, और यहाँ आ जाएगा u -30, और ये हो जाएगा माइनस, फोकल लेंथ पुट कर दीजिए 30। तो ये आ जाएगा आपका -900 अपॉन -60। तो ये आ गया। यहाँ से माइनस से प्लस आ जाएगा भी करके, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ये। 6 बन जा 6, और ये 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर प्लस का मतलब बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस आ गया आपका 15 सेंटीमीटर वी। ठीक है, अब आप सिंपल, जो आपको पता है कि ये टोटल डिस्टेंस हो गया, फिर ऑब्जेक्ट से लेके इमेज तक का ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, तो ये 30 है, 15 और ऐड कर दीजिए, 45 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, अब प्लेन मिरर को कहाँ रखें कि वो इमेज यहीं बनाए जहाँ इस कन्वेक्स मिरर ने बनाया इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, भाई प्लेन मिरर के बारे में आपको पता है, दिस प्लेन मिरर, तो इसमें जितनी दूर ये मान लो ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेम डिस्टेंस पे बनेगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, यदि ये आपका u है तो ये बना v, यहाँ से लेके यहाँ तक u, और यहाँ से यहाँ तक v। अब ध्यान सुनिए कि u इक्वल टू v रहता है उसमें प्लेन मिरर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि बीच में मिरर रखना है, 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो 45 का हाफ हो गया, बीच में आना चाहिए मिरर, तभी इमेज इस पॉइंट पे बनेगा यहाँ आई पे। ठीक है, क्योंकि u इक्वल टू v रहता है प्लेन मिरर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 45 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट ये आपको, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको 45 दिया जा रहा है, निकाला आपने 45 सेंटीमीटर है। तो मिरर को बिल्कुल, प्लेन मिरर को बिल्कुल इसके सेंटर में रखना पड़ेगा। तो 45 का हाफ कितना होता है, 22.5। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, यहाँ तक ये 22.5 ही हो गया।
अब ये बताओ कि ये प्लेन मिरर कितना दूर होगा कॉन्वेक्स से। तो यहाँ से ये आपका 22.5 और ये 15, तो ये जो बचेगा ये बचेगा 22.5 माइनस 15। ठीक है, सो 22.5 माइनस 15 कर दें यदि, तो 7.5 आ जाएगा। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस बचेगा बीच वाला, ये जो डी है, ये बचेगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता ही है प्लेन मिरर और इस पॉइंट आई का, क्योंकि पॉइंट आई पे आपको इमेज चाहिए। तो इसका मतलब ये कितना है 22.5। अब इधर वाला अब ये 15 है, तो इधर को 7.5 ही बचेगा। इसका मतलब प्लेन मिरर का डिस्टेंस कॉन्वेक्स मिरर से होगा 7.5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था। और यदि आपने इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखना है तो फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ये था आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये यहाँ पे सपोज करो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तो इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, यहाँ से ये ऐसे आएगा, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये बनेगा इमेज आई। ठीक है जी, इस ऑब्जेक्ट ओ का। ठीक है, ये इसका सेंटर है पी। तो यदि मैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख देता हूँ, ये वाला लो, यहाँ से रे चलेगी ऐसे। ठीक है, और ये बहुत दूर बना दिया मैंने, इसको नज़दीक ही रखते हैं थोड़ा। तो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे गई और ये ऐसे, तो ये आएगी इधर को ऐसे। जहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगी, दैट विल बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, जो बिहाइंड द मिरर बनेगा और साइज में स्मॉल होगा और वर्चुअल नेचर का होगा। ठीक है, ये आपको पता है। अब ये प्लेन मिरर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ से फिर ऑफ लाइट चली, तो यहाँ से ये आपकी फिर यहाँ जाएगी, ये यहाँ, और जब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ मिलेगी। तो ये बना आपका। ठीक है, सो ये देखो सेम पॉइंट पे इमेज बन गया, तो इसका रे डायग्राम रहेगा। ठीक है, ये इंसिडेंट रे यहाँ इस मिरर पे पड़ी, तो ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हुई वापस। जब इसको मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये बिहाइंड द मिरर पॉइंट आई पे मिली। इसका मतलब इस मिरर कॉन्वेक्स ने और इस प्लेन मिरर ने एक ही पॉइंट आई पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज प्रोड्यूस कर दिया। बाकी कैलकुलेशन मैंने ऊपर करी। ये वाला डिस्टेंस जो रहेगा ये रहेगा 7.5, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक कितना था 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 22 था और ये हम निकाल चुके थे 15, तो फिर ये 7.5 सेंटीमीटर ही बचेगा ये। तो यही आंसर था इसका। चलते हैं नेक्स्ट। सो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली, ये क्वेश्चन जो है 2 एडियाबेटिक कंटेनर्स हैं, वॉल्यूम 1:2 में है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। थर्मोडाइनमिक्स पे क्वेश्चन है अभी। प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ 8 किलो पास्कल, टेम्परेचर इतना, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इतनी, बहुत सारा डाटा दिया अभी। दे आर कनेक्टेड बाई ए थिन पाइप, 2 कंटेनर्स हैं, उनको थिन पाइप से कनेक्ट कर दिया। गैसेज आर अलाउड टू मिक्स थॉरली, द फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का भी दिया हुआ है। तो इसमें जैसे हम पढ़ते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ से पी वी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भाई पी वी अपॉन टी। तो ये लगा दीजिए, जैसे ये गैस ये दूसरी मिक्स करी, तो इन दोनों को कम्बिनेशन से एक तीसरी बन जाएगी। ठीक है, ये एक कंटेनर था, ये इसमें थी गैस और ये दूसरा कंटेनर, तो इसमें सिंपल रहेगा कि, और ये फिर कम्बिनेशन से ये कंबाइन करके इनको थिन पाइप से इनको कनेक्ट करके हमने देखा कि जो मिक्सचर है वो ये है तीसरा। ठीक है, तीसरे वाला जो केस है ये। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 थे, यहाँ मान लेते हैं नंबर N2 थे और यहाँ N था। सो कंजर्वेशन ऑफ मोल्स कर लीजिए, तो यहाँ से N जो है बेसिकली इस केस में पूछा है फाइनल प्रेशर। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा PB, इसकी बात कर रहा हूँ, प्रेशर फाइनल P मान लेते हैं और B मान लेते हैं वॉल्यूम को, और नंबर ऑफ मोल्स N मान लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा N1, आ जाएगा P1 V1 अपॉन T1, और यहाँ आ जाएगा P2 V2 अपॉन T2। सिंपली ये दोनों आपके एडियाबेटिक कंटेनर्स थे। इसका नाम A कर लो, इसका B कर लो, और जो नया बना है इसका C कर लो मिक्सिंग के बाद। और फिर इनको कंटेनर कनेक्टेड थिन पाइप से एंड अलाउ टू मिक्स थॉरली, द फाइनल टेम्परेचर इस मिक्सचर का दिया हुआ है 600।
तो इसमें कुछ नहीं करना है, फाइनल प्रेशर आपको लास्ट में जाके आपको पी निकालना है भाई, ये बस ये टारगेट है आपका। ठीक है, तो ये फाइनल टेम्परेचर यहाँ टी होगा। ठीक है, सो अब वैल्यूज़ मैं पुट करना शुरू करता हूँ, देखो। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज़। सो देखो जरा कितना आएगा ये P1 फटाफट वैल्यू पुट करते जाइए। P1 ए गैस को देखिए 8 किलो को रहने देते हैं, 8 ही रहने देते हैं यहाँ पे। किलो के देखो, यहाँ किलो, यहाँ किलो, यहाँ किलो, प्रेशर कट जाएगा तो 8 ही लिखिए यहाँ पे आप। वॉल्यूम V1 1:2 में, यदि ये 1 है ये 2 है, तो पहले वाले का यदि मैं 1 ले लेता हूँ और टेम्परेचर है इसका 1000 प्लस यहाँ आ गया मैं P2 मीन्स 7, V2 मैंने 1:2, यदि 1 है तो ये 2 अपॉन टेम्परेचर 500 केल्विन इज इक्वल टू P फाइनल प्रेशर निकालना है इनटू V मीन्स टोटल वॉल्यूम, 1:2 में ये टोटल इसके मिल जाएगा 3 इससे। ठीक है, अपॉन T फाइनल टेम्परेचर इज 600। तो मैंने डाटा पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व भी करना है और आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, यहाँ आ जाओ, उसके बाद चलो यहाँ आ जाते हैं। तो ये बन गया भाई, देखो 8/100 प्लस 14/500 इज इक्वल टू 3P/600। फिर देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं की। 8 यहाँ ठीक है, 1 भी ठीक है, 100 भी ठीक है। टेम्परेचर 100 नहीं 1000 है, 1000। ठीक है, P2 वाला 7/500 और वॉल्यूम डबल है उसका, तो 2 यहाँ इसका ये वॉल्यूम यहाँ डबल है, तो ये बन गया P3 इससे वॉल्यूम के यहाँ और 600 फाइनल टेम्परेचर। अब ठीक है, सो भाई ये 2 0 तो यहाँ से ख़त्म। ठीक है, P निकालना टारगेट है। सो यहाँ से ये बन जाएगा आपका 2 0, यदि ख़त्म हो गया तो 10 5 6। चलो इसको हम ऐसा करते हैं कि काट देते हैं, 2 चौके 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ये बन गया 4/5 प्लस 14/5 इज इक्वल टू, ये कट गया P/2। ठीक है जी, तो 4/5 और ये 4 18/5 हो गया, 18/5 इज इक्वल टू P। हाँ, तो ये 2 यहाँ आ गया इज इक्वल टू P, तो P इज इक्वल टू 36/5। 7 पंजे 35, 5 7 जा 35 और बचा 27.2 किलो पास्कल। किलो देखो मैंने वैसे रहने दिया था ना, तो यहाँ आ गया किलो पास्कल। तो ये था भाई मिक्सिंग, इसमें सिर्फ मोल जो है वो आपने कंजर्व कराने। ठीक है, सो इसका मतलब N1 यहाँ नंबर ऑफ मोल जिसके गैस के N1 थे, इसके N2 थे, और जो कॉम्बिनेशन के बाद जो मिक्सचर बन गया उसके N थे। सो इसमें सिंपली N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N किया मैंने, और कुछ नहीं किया। और यहाँ जो भी डाटा गिवन था वहाँ से फिर मैंने जो P का वैल्यू था वो निकाल दिया। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ठीक है जी, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो इसको देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन भी आपका by DSC setup, slits are separated by 1.5 mm and distance between slits is, screen is this, on using light of wavelength this, it is 20 maximas of double slit। इसमें क्या किया इसने कि जो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और ये डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट है, तो बेसिकली हुआ क्या कि सिंगल स्लिट वाले में जो मैक्सिमा बनता है डायफ्रैक्शन में, उसका जो बिर्थ रहता है ये, ठीक है, तो उसका जो बिर्थ रहता है वो रहता है बीटा, बोल देते हैं 2λd/d। डी स्क्रीन का डिस्टेंस है स्लिट से, और ये बिर्थ है स्लिट का, बिर्थ को चलो मैं यहाँ ए बोल देता हूँ। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन पैटर्न अब हो रहा है कि इसके अंदर जो आपके बाई DSC में है वो 20 मैक्सिमम आ गए इसके अंदर। ठीक है, सो मतलब ऐसे ऐसे करके 20 मैक्सिमम इसके अंदर आ गए भी, ये ऐसे ऐसे करके ये ऐसे 20 आ जाएंगे टोटल, ऐसे करके, तो इनकी संख्या 20 है, मतलब 20 मैक्सिमम इसके अंदर समा गए, ऐसे समझो। ठीक है,
तो भाई जो आपका डिस्टेंस रहता है एन एथ मैक्सिमा का स्क्रीन के सेंटर से, वो रहता है एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ 20th मैक्सिमा है, तो बाई 20 कर देते हैं यहाँ पे, तो बाई एन की जगह 20 कर दीजिए। सो बाई 20 इज इक्वल टू 20 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये तो हो गया आपका यंग्स एक्सपेरिमेंट की बात। ठीक है जी। अब इस सेंट्रल मैक्सिमा जो जो आपकी फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन होती है, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, उसमें समा गए हैं ये 20, मतलब इसकी बिर्थ में समा गए हैं ये 20 मैक्सिमा। समझो बात मेरी। इसका मतलब इन दोनों को बराबर कर दो भाई। इसका मतलब जो आपका बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा, बराबर कर दो। सो बीटा के अंदर समा गए हैं सारे, तो 20, मतलब बीटा इज इक्वल टू बाई 20, ऐसे समझो। सो बीटा जो आपका वो है 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए, एंड जो आपका बाई 20 है वो 20 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इसमें स्मॉल डी आपको पता है कि जो स्लिट्स होते हैं, तो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है। और ये इसमें सिंगल स्लिट ही होता है ना भाई डायफ्रैक्शन में, तो उसकी बिर्थ है ये। ठीक है। बाकी डी वही मैंने बताया कि स्क्रीन का डिस्टेंस यहाँ सोर्सी से हो जाएगा और यहाँ स्लिट से हो जाएगा। और लैम्डा जो है वो लाइट, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट आप यूज़ कर रहे हैं, इसका वेवलेंथ यहाँ दिया है 400 नैनोमीटर। सो जी यहाँ से देखो लैम्डा ये तो ख़त्म हो गया, तो ये 2 से ये 10 हो गया। सो जो आपका यहाँ से स्मॉल ए बचेगा, इसको रेसिप्रोकल करिए, स्मॉल ए इधर और ये इधर। ठीक है। स्मॉल ए यहाँ से कितना आएगा, डी अपॉन 10। ठीक है जी। सो डी कितना है 1.5 mm। सो 1.5 मिलीमीटर अपॉन 10। ठीक है जी। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो बन जाएगा आपके पास 1.5 इंटू, ये आपको यहाँ आंसर माइक्रो में चाहिए, तो माइक्रो बनाने के लिए इसको देखो क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ मीटर बन गया ना ये, और अपॉन 10 था ये। ठीक है। तो अपॉन 10 था, तो ये बन गया 10 पर ऊपर आ गया, ये बन गया आपके पास। चलो ऐसे रखते हैं। सो इसको यदि मैं देखूं तो ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻, माइनस कितना हो गया ये, 10 पावर माइनस हो गया ये 4। ठीक है। 10 ऊपर जाएगा -4। सो ये आ जाएगा मीटर में। इसके माइक्रोमीटर बना दीजिए। माइक्रोमीटर के लिए सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, 10⁻⁶ से और 10⁻⁶ से डिवाइड लगा दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, देखो ये तो बन गया आपके पास 10⁻⁻⁶। यहाँ बचेगा 10⁻², और ये बचेगा 1.5, मतलब इसको लिख दो 15/10, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 100, और ये बचेगा 10⁻⁻⁶, और ये बचेगा मीटर। तो भाई ये देख लीजिए आ गया 150, और आगे इसको बोलते हैं माइक्रो। 10⁻⁶ इज़ माइक्रो एंड दिस इज़ मीटर। सो आई थिंक 150 आना था यहाँ पे, बिर्थ ऑफ स्लिट जो आना था वो आना था 150 माइक्रोमीटर। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, एन आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। ठीक है। सो मेन सप्लाई को जोड़े हुए हैं सीरीज़ में अभी मेन सप्लाई के साथ, तो एक बल्ब का पावर आता है V²/R, सिंपल। अब जब एन जोड़ दिए सीरीज़ में, तो सीरीज़ में यदि मैं एन जोड़ दूंगा, ऐसे बल्ब का रेजिस्टेंस मान लेते हैं, या बल्ब भी बना दो। ठीक है। ये यहाँ से एक ऐसे करके ये 2 एंड सो ऑन। ठीक है। तो सीरीज़ में है तो करंट सेम चलेगा, करंट सेम चलेगा इनमें, सब करंट सेम चलेगा। तो रेजिस्टेंस इनका एन आइडेंटिकल है, तो इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी आर है। तो सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस रहेगा वो एन नेट इक्विवेलेंट हो जाएगा एन आर। ठीक है। सो क्वेश्चन है कि अब पावर क्या होगी जब सीरीज में इनको कनेक्ट कर दिया, तो वी तो सेम ही है, तो यहाँ आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि सीरीज़ में है तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो एन है तो एन आर हो जाएगा। अब ये एक बल्ब की पावर है ये, तो पी डैश हो जाएगा P/N।
सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, अगला देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन था भाई, कोई ज़बरदस्त क्वेश्चन नहीं था, वेरी सिंपल। ठीक है जी, अब आप इसको देखिए, ये है इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी, मतलब एल की वैल्यू दी जा रही है 1 हेनरी, कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर। एल आर सर्किट हो गया अभी, ठीक है, और तो आर एल सर्किट हो गया, आर दिस इज कॉइल, और इसको आपने कनेक्ट करा है एसी सोर्स से ऐसे, ठीक है, और एसी सोर्स की जो वोल्टेज है वो 100 पाई वोल्ट है, यहाँ लिख देते हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस जो है वो 100 पाई है यहाँ, 100 पाई ओम, ठीक है, और इंडक्टेंस जो है वो है यहाँ 1 हेनरी। तो पहले तो ये रेजिस्टेंस देख लो कितना ऑफर करेगा इंडक्टर, तो एक्स एल क्या रहता है हमारा, ओमेगा एल, ओमेगा एल मीन्स 2 पाई एफ एल, ये आ गया, ठीक है जी। सो यहाँ से ये आ गया 2 पाई एफ की वैल्यू 50 और एल की वैल्यू 1 इंडक्टेंस हेनरी। समझिएगा आपके पास 100 पाई बन गया ये भी, तो ये भी बन गया 100 पाई, तो ये भी इसका जो मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी बन गया आपके पास 100 पाई। तो दिस इज योर आर, दिस इज योर एक्सएल। मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कितना करंट आ रहा है ये देखना है आपने इस सर्किट में, ठीक है। सो आपको पता है कि दोनों इसमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो होगा इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वेयर मीन इसका स्क्वेयर 100 पाई का स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर 100 पाई, सेम ही आ गया, और इसका रूट ये आ जाएगा जेड। सो 100 पाई स्क्वेयर ये बन गया 2, 2 बार आ गई ना चीज़, कौन आ गया 2 बार, 100 पाई होल स्क्वेयर, तो ये आ गया 100 पाई होल स्क्वेयर 2 बार आ गया, और इसका स्क्वेयर रूट, अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 200 पाई। इतना इम्पीडेंस ऑफर करेगा सर्किट। अब इम्पीडेंस पता लग गया तो ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो जो वर्चुअल वैल्यू रहेगा करंट का वो रहेगा वी अपॉन आर, ये वी है आपका ये, सो वी अपॉन आर, आर मीन जेड, तो यहाँ जेड लिख दीजिए ये, तो आ जाएगा जी 100 पाई, बिकॉज वी की वैल्यू 100 पाई है और जेड की वैल्यू आपने सेम निकाली 200 पाई, ये आ गया। सो ये पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया हाफ, मतलब 0.5 एम्पियर आ गया करंट, ठीक है जी, मतलब ऐसे लिख दो 1/2 आ गया एम्पियर में। अब पीक वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 टाइम्स आई वी। अब पीक वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी अंडर रूट 2 आई वी, सो ये आ गया अंडर रूट 2 आई वी 2 है। सो यहाँ आप देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है, हाँ। सो यहाँ पे यदि, क्योंकि आई वी होता है आई नॉट बाई रूट 2, सो आ गया रूट 2 आई वी, रूट 2 आई वी, सॉरी 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, कहीं थोड़ा सा गड़बड़। एक्सेल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 पाई ठीक है, और 100 पाई ये भी ठीक है, 100 पाई बचेगा यहाँ से, 100 पाई बिल्कुल ठीक है। सो आई भी हो जाएगा वो ई वी, 100 पाई अपॉन दिस अंडर रूट 2, यस यस यस। सो ऐसी गलती अलाउड नहीं है भाई, ये देखो गलत हो गया है ना, तो इसका तो कर दिया मैंने ये, लेकिन इसका अंडर रूट 2 भी था यहाँ, तो अंडर रूट 2 इंटू 100 पाई होगा यहाँ, ये गलती थी, समझे आप मेरी बात। तो अंडर रूट 2 इंटू 100 पाई करिए यहाँ, अंडर रूट 2 100 पाई, 100 पाई से 100 पाई ख़त्म, सो इट इज़ 1 अपॉन रूट 2। जब 1 अपॉन रूट 2 लिखूँगा यहाँ तो आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल बी 1 एम्पियर। तो ये था भाई, थोड़ी सी गलती हुई थी ये, तो ये ठीक हो गया, तो इट इज़ 1 एम्पियर, आंसर 1 आएगा, सिंपल क्वेश्चन था। सो आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या पूछ रहा है अगले वाले में। तो इसमें है पार्टिकल ऑफ चार्ज दिस मच, अच्छा मास भी दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, एक वही चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जब फायर करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूले रहते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल टू रिटर्न टू ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला रहता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, सिंपल सी क्वेश्चन है।
सो इसमें 2, पाई की वैल्यू 3.14। सो एम की वैल्यू, एम मास 16 इंटू 10⁻⁴ माइक्रोग्राम है ना भाई। सो माइक्रोग्राम, ठीक है। 10⁻³ मैंने ग्राम में रखा हुई, फिर देखते हैं बाद में क्या आता है। माइक्रो मीन्स 10⁻⁶। सो नीचे क्यू मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁶, ठीक हो गया। और आगे है आपका मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ 6.28 टेस्ला, वेरी सिंपल। तो ये था, तो भाई 10⁻⁶ तो चला गया। अब यहाँ बिकॉज ग्राम का केजी बनाना था ना, मास भरा था मैंने यहाँ पे, तो ग्राम का जब केजी बनाना है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। अब यहाँ आप देख लेंगे तो ये बन गया आपके पास, ये बन गया 3.1 पर 2, ये 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 0.1 आ गया और यहाँ 1 आ गया 16 से, ठीक है। अब जो बचा वो आंसर है। सो क्या बचा देखो, आपके पास बचता है 10⁻³ और नीचे बचता है 0.1। सो ये बचेगा तो ये आएगा 10⁻³ 1.10, 10 ऊपर आ गया। सो ये बचेगा आपके पास 10⁻² सेकेंड्स, ये आएगा। दोबारा चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल ठीक है, केजी बनाए हुए मैंने इसके, ठीक है। सो माइक्रो में 10⁻⁶ और 1 ग्राम में 10⁻³ केजी होते हैं। बाकी फिर कैंसिल किया मैंने तो यहाँ 0.1 बच रहा है और बाकी इससे कट के 10⁻³ बच रहा है। तो ये 1.10 ऊपर जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो 1 है, 10⁻² सेकेंड बचेगा। तो यहाँ 10⁻² होगा भाई, 10⁻² सेकेंड आंसर होगा इसका, ठीक है जी। तो मैं आज सिंपल क्वेश्चन, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन पार्टिकल इज फायर्ड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल फॉर्मूले। सो इसको देख लेते हैं भाई। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो जरा ध्यान से। तो इसमें सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, ओके। रेडियस आर, रोटेटिंग इनिशियली विद कांस्टेंट एंगल। अच्छा, आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग द रोटेशन इट स्टार्ट्स लूजिंग मास। अच्छा, मास लूज कर रहा है एट दी जो एट यूनिफॉर्म रेट विद नो चेंज इन शेप, शेप वही रह रही है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर व्हेन रेडियस इसकी हाफ होगी, मास लूज कर रहा है तो रेडियस इसकी कम हो गई, तो शेप उसकी वही रही। मेन चीज़ ये है, नो चेंज इन शेप। सो इसमें सिंपल आपने पहले तो ये देखना है कि जब रेडियस उसकी r/2 है, जो मास लूज कर रहा है, तो उसका मास एक्चुअली बचा कितना, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रहता है कि जो आई ओमेगा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। जब एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा भाई, 0 होगा, टॉ इज 0। तो इसका 1/2 बना दीजिए, से बन गया I2 ω2 = I1 ω1। सो यहाँ से पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ x क्या है, मतलब आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ω2 निकालना हमारा टारगेट है, ठीक है जी। I1 I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। सो इसमें मेन चीज़ आपको ये रहेगी कि जब इसका रेडियस r था तो वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम तो सेम रहा, बिकॉज शेप नहीं बदली इसकी, ये देखो देयर इज़ नो चेंज इन शेप। इसका मतलब वॉल्यूम सेम रहा। इसका मतलब ये हो गया कि जब वॉल्यूम 4/3 स्फीयर का वॉल्यूम πr³ होता है, तो मास सपोज करो m था, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए हिस्से में मास आएगा ये मेन चीज़ है यहाँ पे। और जब रेडियस r/2 हो गया तो इन प्लेस ऑफ r राइट r/2, तो बन गया 4/3 पाई। यदि मैं r की जगह r/2 लिख दूँ तो इसके हिस्से में कितना मास आएगा जब रेडियस r/2 हो गया। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। सो यदि मैं इसको करूँ तो बन गया देखो m/4/3 πr³ इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई r⁻³ और ये 2⁻³ मीन्स 8, ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा, m/8 बचेगा भी मास, ठीक है। जब रेडियस r/2 हो जाएगी और शेप वही रहेगी तो मास कितना बचेगा, m/8। वहाँ से यहाँ पुट कर दो, अब इधर आ जाओ, ये देखो ω2 हो जाएगा, ω2 हो जाएगा इसमें अब
हाँ देखो I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर क्या रहता है 2/5 mr², स्फीयर का ही होता है भाई आई। और ओमेगा वन ही है। यस। और जब मैं नीचे जाऊंगा तो आई टू 2/5, लेकिन इन प्लेस ऑफ एम यू हैव टू राइट एम डैश मीन m/8। और रेडियस कितना था दूसरे केस में r/2, तो बन गया r²/4। ठीक है जी। ये I2 था नीचे, कैंसिल करिए, ये तो गया ये भी गया, सो एम भी गया। सो यहाँ से 8 चौके 32 चला जाएगा ऊपर को, तो ये बचेगा 32 और ऊपर बचा ओमेगा 1। तो 32 ओमेगा 1 ये पूछ रहा है कि ये जो नई एंगुलर वेलोसिटी है वो x ओमेगा 1 है, तो बताओ x की जगह क्या है। x की जगह 32 है, तो x इज 32 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन तभी सिंपल। मेन चीज़ इसमें ये है कि जब उसने अपना मास लूज करना शुरू कर दिया यूनिफॉर्म रेट से, लेकिन शेप नहीं बदली उसकी, ठीक है, पर रेडियस r/2 हो गई। सो अब उसका मास बचा कितना, m/8। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस डायमीटर रहता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। तो इन प्लेस ऑफ m यू हैव टू राइट m/8 एंड रेडियस तो r/2 दिया ही हुआ है। सो ये था क्वेश्चन। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ओके, सो इस क्वेश्चन को देख लीजिए और बताइए कि इसमें क्या पूछा है। देखिए सिलिंड्रिकल रॉड है, लेंथ रेडियस, ठीक है, वर्टिकली माउंट करी है, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप की है भैया ऐसे, ठीक है। क्या बोल रहा है, लेंथ इसकी 1 मीटर, ठीक है, रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। शीयर फोर्स का मतलब होता है भाई, शीयर फोर्स का मतलब आपने बिल्कुल इसके टेंजेंशियल ऐसे फोर्स लगाया है, ठीक है, 10⁵ न्यूटन लगाया, ठीक है जी। और रेडियस इसका कितना था 4 सेंटीमीटर, हाँ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कंसिडरिंग इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द अपर एज, ठीक है। तो आपको पता है टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा। और पूछ रहा है कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड एक्सिस विद इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ से टिल्ट हो जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी ऐसे, नीचे वाली फिक्स ही रहेगी। सो ये पूछ रहा है कि ये टिल्ट कितना हुआ, एंगुलर टिल्ट, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो आपको पता है कि इसमें आएगा शीयर मॉडल्स, तो ये आएगा नीटा इज इक्वल टू क्या रहता है भाई, टेंजेंशियल फोर्स एफ अपॉन, तो ये रहता है वही टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये आ गया एफ अपॉन ए। क्रॉस सेक्शन ए पे फोर्स लग रहा है, मीन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लग रहा है, इस क्रॉस सेक्शन पे ये जो है, और ये सर्कल है इसका एरिया कितना रहेगा πr², तो πr² एरिया पे ये फोर्स लग रहा है। सो ये आ गया। और नीचे शीयर स्ट्रेन मैंने बोला थीटा, ठीक है जी, शीयर स्ट्रेन आ गया थीटा, तो ये बन गया एफ अपॉन ए थीटा। पूछा है थीटा, सो थीटा आ जाएगा यहाँ से, इसको और इसको ये कर दीजिए, ये आ गया नीटा। सो एफ कितना है 10⁵, एरिया कितना है πr², और नीटा यहाँ पुट कर देते हैं। सो ये बन जाएगा 10⁵ अपॉन पाई को भी आंसर में वैसे रख रहा है, सो डोंट राइट दी वैल्यू। आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, अच्छा एस आई में वैल्यू की बात कर रहा है तो 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर सेंटी 10⁻², ये आ गया। और नीटा इज 10⁻10, तो देखते हैं कितना आता है। सो ये 5 बचा नीचे, 10 यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ आएगा आपका 1 बच गया ऊपर, 1/π, और ये आ गया 16, और ये आ गया 10⁻⁴, और ये आ गया 10⁻⁵, और यहाँ बचेगा सिर्फ 10, सो 1/160π। ये होगा भी इसमें जो आपसे पूछा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो ये थीटा तो निकाल रहे थे हम, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। सो नीटा विल बी आंसर 4 विल बी करेक्ट। अब देख लेते हैं ये सिंपल से एक और क्वेश्चन, जिसमें ये बोल रहा है कि क्या करना है,
ये देखिए भाई सिंपल सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, और ये तीनों 5 5 5 दे आर कनेक्टेड फिगर में, ठीक है, 2 सीरीज में सबको दिख रहा है और ये पैरेलल में उसके साथ। फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटर पॉइंट सी एंड बी व्हेन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल सी वन इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। तो भी 4 से जब इसको भर देंगे के टाइम्स, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 हो जाएगा, C1 डैश हो जाएगा के टाइम्स C1। तो ये हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से फ़ायदा हो जाता है कि कैपेसिटेंस उस स्लैब की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही बढ़ जाता है, उसके टाइम्स हो जाता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 4 था के दिया हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था 4 था, और C1 तो 5 है सबका, तो इसको 20 मानेंगे अब, ठीक है, स्लैब डालने से। सो हो जाएगा 20 माइक्रोफेरेड, और ये 5 माइक्रोफेरेड, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों सीरीज़ में आ गए, सो CS हो जाएगा ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 और ये आ गया 4, ठीक है, 4 माइक्रोफेरेड। अब आपका 4 और 5 जो है वो आ जाएंगे पैरेलल में, तो CP कितना हो जाएगा 4 प्लस नीचे C3, ठीक है जी। तो ये आ गया 4 प्लस 5 एंड इट इज़ 9 माइक्रोफेरेड। और इतना रखिए ध्यान की, जिस कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, उसी नंबर से उसका कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई, मतलब कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसका 5 था तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडिया का, उस मीडियम का 4 था, तो ये 20 हो जाएगा बस, बाकी और इसमें कुछ नहीं था। सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए एक और, तो डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम आर सेम, स्टेटमेंट 1। तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें तो है ही कुछ नहीं। और दूसरे में बोल रहा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होगा, इज इक्वल टू एच न्यू। सो यहाँ से एच हो जाएगा ई पॉन न्यू, मतलब फ्रिक्वेंसी का उलट होता है टाइम, सो ये बन गई टी। तो एम एनर्जी का रहता है ML2 T-2 टाइम का टी। सो ये बन आ गया यहाँ, तो ये आ गया ML2T-1, ये आएगा भी डायमेंशनल फार्मूला आपके प्लैंक्स कांस्टेंट का, एच न्यू ना। सो एच का यहाँ से एनर्जी पॉन फ्रिक्वेंसी हो गया, फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड कॉल टी मैंने ऊपर ले लिया, एनर्जी का ML2T-2 T1 बिल्कुल ठीक, T-1 आ गया। और पूछ रहा है अगली स्टेटमेंट क्या है, इन बोहर्स मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट ऑन न्यूक्लियस ओनली दो एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं होता, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई होता है, 2 पाई भी होता है नीचे। इसका स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 1 जो है एंगुलर मोमेंटम का भी निकाल लेते हैं, L इज इक्वल टू MBR, एम का हो गया एम, वेलोसिटी का LT-1 और आगे आर का L, सो बनेगा ML2T-1, सेम ही है। सो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, जो मैंने आपको निकाल के बताया। और दूसरी स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज असली स्टेटमेंट ये है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच पॉन 2 पाई होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 4। और देखते हैं छोटा सा, ये देखिए भाई, अगेन देखो बहुत सारी कैलकुलेशन है इसमें भी, है कुछ नहीं पर है सिंपल, ठीक है। रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ दिया है और उसका ब्रेड्थ दिया है, ठीक है। सो एरिया है इसका, फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ 9 × 4, तो ये आ जाएगा 9 × 4 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया आ गया। कोफिशिएंट ऑफ ये अल्फ़ा दिया हुआ है ना, और प्रेशर वगैरह दिए हुए हैं, और इसमें पूछा कि मास भी शीट का दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू मटेरियल इज दिस, ठीक है, देन द चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो इसमें मतलब एरिया एक्सपेंशन हो रहा है इसका, तो एरिया एक्सपेंशन तभी होगा जब उसको हम हीट करेंगे, सॉलिड जब हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं, एरिया एक्सपेंशन है। और शुरू में है कि जो हीट गिवन है दैट इज़ आपको पता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो यहाँ से यदि हम, बिकॉज M और C गिवन है, मास भी इसका गिवन है, C भी गिवन है, Q भी, डेल्टा T निकाला यहाँ से, तो Q/MC, ठीक है। तो डेल्टा T हो जाएगा Q देखो कितना है, ये हीट है 8.1 × 10⁻², M देखो कितना है 0.1, C देखो कितना है 900, सारे SI में, ठीक है जी। तो डेल्टा T यहाँ से कितना आ रहा है, चेक इट नाउ, तो आ गया 9 से कर दो 100,
0.9981 और ये 9 ही बचा ऊपर और ये कट गया, तो भी 9 केल्विन आ गया टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा टी हमें ये एरिया एक्सपेंशन हो रहा है, तो जो आपका क्या पूछा है, चेंज इन एरिया, फिर चेंज इन एरिया रहेगा, चेंज इन एरिया पूछा है। ये देखो ओरिजिनल एरिया ये बोल देते हैं इनटू बीटा, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अभी जो बीटा रहता है 2 अल्फ़ा, इसको 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा की बनाना है यहाँ पे डेल्टा टी, बस हो गया। बैलेंस पुट कर दीजिए। सो एरिया शुरू का 36 सेंटी की जगह आ जाएगा 10⁻² है ना, 10⁻² का स्क्वायर हो गया 4 मीटर स्क्वायर में बन गया ये, इंटू 2 अल्फ़ा देखते हैं कितना है, 3.1 इंटू 10⁻⁻5 और वही आगे डेल्टा टी 9, ऐसे यूनिट्स हैं। ओके, तो अब इसको देख लो कितना आएगा लगभग। ऑप्शन 2 बोल रहा है ये 2 इंटू 10⁻6, अच्छा 2 इंटू 10⁻6। सो यहाँ से अल्फ़ा आपका, हाँ ये ठीक है, 3.1918, तो ये बन गया आपका, ये कितना बन गया देखो, 36 इंटू इसको ले लो पहले ये वाला 6.2 इंटू 9 और इंटू बचा 10⁻⁻5 है, -5 और यहाँ 10⁻⁻9 ये बना। तो यदि 36 इसको कर लेते हैं, 9 2 जा 18, इसको करो 9 2 जा 18 और 9 6 जा 54 55, ये आ गया, अभी मैं बोल रहा हूँ 55 डेसिमल के बाद 55.8 और ये 36, तो ये लगभग ना, ये लगभग 2000 के आसपास बन जाएगा। ये आप कर सकते हो उसको लगभग। तो यदि मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 2000 बोल देता हूँ तो 10⁻⁻9 बचेगा। ठीक है, तो ये बन गया 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻9। सो ये लगभग आपका 2 इंटू 10⁻⁻6 एक्सपेंशन होगा एरिया में स्क्वायर मीटर। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। बस सिंपल क्वेश्चन, कोई इसमें टफ नहीं है भाई। अभी डिफरेंट प्रोसेसेस दिए हैं आपके थर्मोडाइनमिक्स वाले, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है कौन सा किससे मैच हो रहा है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। आइसोबैरिक में आपको पता है प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो पूरी आपकी जो फर्स्ट लॉ वो लग जाएगा, तो ये इक्वेशन लग जाएगी। तो ये प्रेशर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट, सो ये वाला फार्मूला लग जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइसोकोरिक में भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू ही बचेगा, तो इसके साथ ही आ जाएगा। एडियाबैटिक में देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, क्यू जीरो हो जाएगा, सीधा ही है। और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो देर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। सो जब ये जीरो हो जाएगा तो क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू बचेगा, ये आइसोथर्मल के लिए 1। ठीक है, तो बाकी यहाँ देख लो। सो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है ये, ए के साथ फोर्थ बिल्कुल ठीक, बी के साथ दूसरा, सी के साथ तीसरा और डी के साथ पहला। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ओके, सिंपल। ठीक है, इसको देखो, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ऐसा जैसा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि व्हील रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग है, स्पीड ऑफ पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे 8 है। तो जैसे मैंने बताया था कि रोलिंग में ये होता है, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी रहती है, यदि सेंट्रल वाले की वी है, ये है वी, सेंटर ऑफ मास की वी, तो इसकी क्या रहती है 2b, और कोई भी पॉइंट यहाँ होगा, ऐसे होगा तो ऐसे जाएगी। ठीक है, सो इसमें इसकी पूछ रहे हैं, ये इसकी पूछ रहे हैं, सेम ही आएगी। सो यहाँ निकालनी है आपने, पूछ क्या रहा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एट द सेंटर ऑफ द व्हील, तो यहाँ पूछ रहा है यहाँ, तो यहाँ कितनी होगी, यदि ये क्लॉकवाइज चल रहा है सपोज, तो यहाँ आएगी नीचे को ये, और ट्रांसलेशनल वाली भी इधर होगी वी, और ये भी वी, तो रिजल्टेंट जाएगा ऐसे,
एंड ये होगा वी डैश। तो वी डैश तुम्हें पता ही है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, आई वाला फैक्टर जो है +2 वी स्क्वायर कॉस 90। ठीक है, तो यहाँ से वी डैश रहता है √2 वी। तो ये रोलिंग ये अब यहाँ 2 वी जो है ये दिया हुआ है, देखो ये रिम पे IS पॉइंट पे 8 दी हुई है, यहाँ से वी आ गया 8/2 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पुट कर दीजिए। सो ये बन गया 4, वी की जगह 4 लिखिए, 4/2 मीटर पर सेकेंड, बी इज करेक्ट। तो रोलिंग के केस में याद रखिए यहाँ 2 वी सेंटर ऑफ मास की वी, और जो आपके डायमीटर के लॉन्ग यहाँ पॉइंट होगा बिल्कुल ये सेंटर के सामने, ये और ये सेम रहेगी √2 वी। तो कितना आ रहा है ये √2 इंटू वी। मैंने कैलकुलेट किया, आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, सो एक और देखते हैं सिंपल सा, ये देखो ये फिर कैलकुलेशन बेस्ड है कुछ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, मेजर करना है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से। ठीक है, मेन स्केल MSD 300 MSD जो है वो 15 सेंटीमीटर के बराबर है। 300 MSD जो है वो कितना है भाई 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 MSD कितना हो जाएगा 15/300 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके 1/20 सेंटीमीटर। तो 1 MSD का वैल्यू मुझे पहली स्टेटमेंट से पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं। दी बर्नियर स्केल टेस्ट हैज 25 डिवीजन इक्वल टू मेन स्केल। ठीक है, सो 25 VSD जो है बर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू कितना 24 MSD। ठीक है, तो यहाँ से 1 VSD कितना हो गया भाई 24/25 MSD। सिंपल जैसे बर्नियर कैलिपर में हम करते हैं। तो अब लीस्ट काउंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रो। लीस्ट काउंट क्या रहता है 1 MSD माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 बर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 बर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हम पुट कर दीजिए। सो आ जाएगा 1 MSD, तो इसकी जगह लिखिए 24/25 MSD, बिकॉज एक BSD जो है वो 24/25 MSD के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ही MSD कॉमन आ जाएगा, तो 1 - 24/25 और यहाँ बचेगा MSD। सो आ जाएगा 25 माइनस आ जाएगा 1/25 MSD। अब एक MSD की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए सेंटीमीटर, 1/25 इंटू 1/20 और आ जाएगा सेंटीमीटर। सो 1/500 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछा है, सो इट इज़ 0.002 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन इज देयर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लीस्ट काउंट होता है इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज़ 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 बर्नियर स्केल डिवीजन। बाकी जो गिवन डेटा था वो 300 MSD जो था वो 15 सेंटीमीटर था, 1 MSD यहाँ से निकल गया और 25 VSD कंसाइड कर रहा था 24 MSD के साथ। तो यहाँ से 1 VSD जो है वो आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए एंड एक MSD को लिखेंगे 1/20 सेंटीमीटर। सो यू विल गेट 1/500 मीन्स 0.002 सेंटीमीटर। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन सेमीकंडक्टर पे। ठीक है जी, सो ये एन टाइप दिया हुआ है और नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स का NE, होल्स का NH, और होल्स अब पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो ठीक है भाई, उसमें मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक स्टेटमेंट है। डोपेंट इज पेंटावलेंट, यस पेंटावलेंट ब्यूरिटी एटम जब इंट्रिंसिक में डालोगे तभी तो बनेगा एन टाइप, तो ये भी ठीक है। और ये आपका रिलेशन ऐसे होता है Ni²। इंट्रिंसिक ये वाले इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी है और ये इलेक्ट्रॉन्स की है नंबर डेंसिटी। ये इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स की नंबर डेंसिटी है, ये होल्स की है। तो ये रिलेशन ऐसे है ना कि ऐसे है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया बिकॉज इक्वल टू होता है बीच में। एंड द होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू डोनर्स। सो होल्स जनरेट होते हैं एक्सेप्टर एटम्स की वजह से, डोनर्स की वजह से तो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आता है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ABE। ए ठीक है, B ठीक है और E ठीक है। ठीक है जी, सो
सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल वेव के क्वेश्चन, वेव के ऊपर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेव का दिया हुआ है तो इसको कंपेयर कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए से कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। सो ये जो है आपका आर्गूमेंट ऑफ कॉस, इसको बोलते हैं फेज। सो यहाँ देखो अब क्या पूछ रहा है, वेव लेंथ पूछ रहा है जब वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। सो ओमेगा जो है ना यहाँ पे, ओमेगा यहाँ कितना दिख रहा है आपको 628। ओमेगा क्या होता है अभी 2 पाई एफ होता है सिंपल, 628, ठीक है। सो आपके पास यदि 3.14 होता है पाई तो ये 628, सो ये भी बन गया आपके पास कितना आया फ्रीक्वेंसी, फिर ये भी बन गया आपके पास 6.28, सो इट इज़ इक्वल टू 628, ठीक है। सो अगले स्टेप में बन जाएगा 628 अपॉन 100 एफ इज इक्वल टू 628, तो ये कट जाएगा भाई, तो एफ इज इक्वल टू 100 पर सेकेंड आ जाएगा या हर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पास पता है कि ये होता है आपका फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। पूछ क्या रहा है, वेवलेंथ। सो लैम्डा हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी है अभी 300, सो 300 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, सो ये आ गया लैम्डा 3 मीटर, 3 मीटर। थर्ड ऑप्शन इज देयर, वेरी सिंपल। सो यदि हम आगे देखें तो आगे कुछ भी नहीं है, आगे ये ख़त्म हो गया। ओके देन।